देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा डाउट नॉर्मलाइजेशन को लेकर आ रहा है कि हमारी शिफ्ट में कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपकी एक एक शिफ्ट ली है और ये बताने का प्रयास किया है कि आपकी जो शिफ्ट है उसका लेवल क्या रहा है और आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक एक शिफ्ट को लिया है और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आप भी ये देखना कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो कौन सी डेट में था, कौन सी शिफ्ट में था, और उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि मेरे नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। बिकॉज दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो यूपी पुलिस में बच्चों को इसी में आती है कि भाई किसी के तो नॉर्मलाइजेशन में इतने ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो वो कैसे बढ़ते हैं, किस बेस पे बढ़ते हैं, तो वो चीज़ें आपको मैं क्लियर करूँगा। साथ ही जो रो मार्क्स है और नॉर्मलाइजेशन है ये कैसे आपका कट ऑफ को लेकर काम करता है वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही फिजिकल के लिए कट ऑफ बताऊंगा। उससे पहले छोटा सा मेरा आप इंट्रो देख लीजिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे कोई भी जो है कट ऑफ की वीडियो बना दे रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम है आकाश पुंडीर और मैं एसएससी जीडी सिलेक्टेड हूँ 2018 में, आरपीएफ सिलेक्टेड हूँ 2018 में, यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेक्टेड हूँ 2018 में, एसएससी दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड हूँ 2020 में और रेलवे एनटीपीसी में सिलेक्टेड हूँ 2019 की वैकेंसी में। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से देखी हैं, सीखी हैं, वही चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। और ये जितने भी मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मिनी एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने क्रैक किए हैं, मुझे नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा मिला था वो भी मैं आपको बताऊँगा। साथ ही जो नॉर्मलाइजेशन है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड है वो भी दोस्तों मैं क्लियर करूंगा। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब आपको जो चीज़ मैं बताऊंगा ना वो 99% तक सही रहेगी। 1% दोस्तों मैं श्योरिटी नहीं दे सकता। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई आपके जो एग्ज़ाम लेवल हैं वो कैसे रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है लगभग दोस्तों 5 दिन और 10 शिफ्टों में हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं 23 अगस्त 2024 की। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 23 अगस्त से स्टार्ट हुआ, शिफ्ट 1 स्टार्ट हो जाती है। अब भाई शिफ्ट 1 वाले बच्चों को ये नहीं पता था कि हमारा जो पेपर आएगा वो किस पैटर्न पर बेस्ड होगा, यानी कैसा पैटर्न आएगा। ठीक है, मान के चलो शिफ्ट 1 का जो एग्ज़ाम है वो आया, उनके सामने उनका पेपर आ गया, तो वो फर्स्ट थे जो उसको जो है पेपर को जो है फेस कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जो शिफ्ट 2 थी या उसके अलावा जैसे 24 तारीख है, 25 तारीख है, तो वहाँ पर उन्हें कुछ ना कुछ अंदाज़ा ये था कि भाई इस तरह का पेपर बेसिकली देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से दोस्तों एक ही बड़ा कारण तो ये हो जाता है कि शिफ्ट 1 को इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि जो बाद की शिफ्ट है 30 है, 31 है, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसमें उन बच्चों की थोड़ी ना कोई गलती है जिनका एग्ज़ाम 30 या 31 तारीख में हो रहा है। ठीक है, तो एक ये फैक्टर तो मैं मान सकता हूँ जो शिफ्ट 1 होती है कि हाँ भाई उसको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि वो सबसे पहले पेपर फेस करता है और उसे पैटर्न का कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता। ये एक पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूँ। लेकिन आपके दिमाग में ये बात नहीं होनी चाहिए कि मेरा अगर 31 तारीख में पेपर हुआ है तो मुझे नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई जो नॉर्मलाइजेशन को पर डिपेंड करती है कि भाई जो आपका एग्ज़ाम था वो सबसे पहली वाली शिफ्ट ने फेस किया, उसे पैटर्न का नहीं पता था। दूसरी चीज़ होती है वो होता है आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना है। बेसिकली दोस्तों आपका अगर 23 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड हो, जहां पर भी पूरे जितने भी एग्ज़ाम सेंटर थे सभी का दोस्तों एवरेज निकाला जाता है शिफ्ट का। मैंने मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे 23 तारीख की जो शिफ्ट 1 है उसका एवरेज निकल के आया 90। ठीक है, और यहाँ पर शिफ्ट 2 का निकल के आया 95। एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि इतना ही है, इनका सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो आप क्या बोलोगे, कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाती है बात की जो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट रही है वो शिफ्ट 2 के मुकाबले क्या रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं हार्ड रही है, तभी तो इसका एवरेज 95 है और उसका 90 है। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का ये वाला मेन फैक्टर होता है कि भाई उन शिफ्टों को फ़ायदा देना जिनका जो लेवल है वो दोस्तों ओरो शिफ्ट से क्या रहा है, अप रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका एग्ज़ाम अलग अलग डेज में अलग अलग शिफ्ट में होता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि होता क्या है
कि बच्चा एक स्टूडेंट है जो घर पर मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन करता है, 110 करता है, ठीक है, यानी उसका जो एवरेज है 100 क्वेश्चन का है, लेकिन पेपर में तो वो 90 ही करके आया कर पाया। तो इसमें क्या है, तो भाई इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बेसिकली उसका जो एग्ज़ाम लेवल था वो दोस्तों कहीं ना कहीं उसमें आप देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स कहाँ करते हैं वो शायद ही आपको पता हो, और अगर नहीं भी पता है तो आज पता चल जाएगी, और अगर आपका इस यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं होगा तो नेक्स्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये बात नहीं पता है ना, तो भाई चाहे कितनी भी तैयारी कर लेना सिलेक्शन नहीं होगा। भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम क्रैक भी किए हैं। तो देखिए होता क्या है, मान के चलो आप किसी एक्स चैनल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसी चैनल के क्या दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो आप एक चीज़ देखना, जब आप उसी चैनल के मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाई आप उन्हीं से पढ़ रहे हो और उन्हीं के मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप कहीं और किसी चैनल से तैयारी कर रहे हो और कहीं और पर मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो वहाँ पर आपका जो स्कोर है वो आपको डाउन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो जो मॉक टेस्ट है वो गलत है, नहीं दोस्तों, मॉक टेस्ट सबके बहुत अच्छे हैं, कोर्स बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन भाई खुद की भी कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपको औरों बच्चों से अलग बनाना पड़ेगा कि भाई साहब कुछ अपने में ऐसा डिफरेंस लेके आइए जो औरों से आपको अलग करे, ठीक है। तो वो क्या है कि आपको जो मॉक टेस्ट है ना भाई वो देने हैं किसी और पे चैनल पे जाके दे लो, या किसी और के मॉक टेस्ट दे लो, जहाँ से तैयारी कर रहे हो वहाँ के मत दो, ठीक है। और यही इसी दिक्कत की वजह से बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन कम ठीक होते, क्योंकि जब वो उसी टेस्ट वहीं पर टेस्ट दे रहा था तो उसके 120 क्वेश्चन ठीक होते थे, 110 होते थे। लेकिन भाई जब उन्होंने रियल पेपर दिया तो वो 90 पर ही रहे। वो क्यों रहे, वो इसलिए रहे दोस्तों क्योंकि जहाँ पर आप तैयारी कर रहे थे ना वहाँ के मॉक टेस्ट वो अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको दे रहे थे, लेकिन भाई उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो रियल पेपर है ना वो उसमें देखा जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से अटेम्प्ट जो है कम हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ा डाउट बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर हमारे जो मॉक टेस्ट हैं उसमें 110 120 सही होते थे, लेकिन पेपर में 90 ही हुए। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, तो पेपर का लेवल आपका रियल पेपर का एग्जाम का लेवल अप हो, या फिर वही है कि आप वहीं से दे रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली हमने जब देखा तो 23 तारीख का जो पेपर था इसका जो लेवल है वो मॉडरेट था, ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट भी नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर पता कैसे चलता है कि इजी है, मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट है। तो बेसिकली दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन थे, ठीक है। जब भी किसी भी क्वेश्चन के लेवल का परसेंटेज का वेटेज ज़्यादा होता है तो वो इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट में उसका पता चल जाता है। कैसे, मान के चलो अगर 150 में से 70 या 80 क्वेश्चन आ गए भाई इजी, ठीक है, तो पेपर क्या बोलेगा आपका कि सर मेरा पेपर तो क्या था, इजी था। बेसिकली मान के चलो अगर आपका पेपर इजी है और उसमें 70 से 80 क्वेश्चन बिल्कुल इजी है जिन्हें हर बच्चा कर लेता है, इजी वाले क्वेश्चनों को वो बच्चा भी कर लेता है जो कि थोड़ा नॉर्मल है पढ़ने में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि भाई 70-80 तो लगभग सभी पहुंच रहे होंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका जो है मॉडरेट लेवल का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन था और 50 क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट। और श्योरिटी ये कहती है कि अगर आप 100 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन के बीच में पहुंच जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये था कि आपका जो था लगभग 50 क्वेश्चन तक तो आपके ईजी था, लेकिन उसके बाद मॉडरेट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। किसी में 50 से 55 ईजी था, किसी में 60 तक ईजी था, लेकिन कहीं पर भी 70-80 क्वेश्चन तक इजी नहीं था। तो ये श्योरिटी पक्की है कि 100 से डाउन ही आपकी यहाँ पर सिलेक्शन निश्चित होंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब इजी होता है तो 100 to 100 के बीच में सिलेक्शन की श्योरिटी होती है, लेकिन दोस्तों मॉडरेट में आपकी जो श्योरिटी रहती है ना वो 100 से डाउन रहती है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ एनालिसिस हैं, ठीक है, कुछ एलिगेशंस हैं जो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश दोस्तों कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। अब देखिए शिफ्ट 1 जो आपकी हुई वो थी मॉडरेट लेवल की, ठीक है। पहली शिफ्ट ही पैटर्न के बारे में नहीं पता था, तो ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अटेम्प्ट थोड़े डाउन ही रहे, कुछ बच्चों के ज़्यादा रहे लेकिन ज़्यादातर के दोस्तों डाउन ही रहे। तो बच्चा जो था यहाँ पर शिफ्ट 1 के अकॉर्डिंग 90 से 95 के आसपास वाला जो भी था, यहाँ पर जितने भी बच्चे बन रहे थे ज़्यादातर वो ऐसे ही थे जो कि टॉपर्स में आते थे। और एक बात और मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ, जिस बच्चे के एग्ज़ाम में 90 से 95 क्वेश्चन के बीच में ठीक हो गए ना, एक बात को समझना, वो कभी भी पेपर में 100 क्वेश्चन,
ठीक है, नहीं करके आएगा, या फिर 90-95 नहीं करके आएगा, कम से कम उसने 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, तब जाके उसके कहीं 95 क्वेश्चन सही बन रहे होंगे। बात यह है कि आप कोई भी पेपर करके देखो, ठीक है, घर में भी करके देख लेना, आप कितनी ही कोशिश कर लेना कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, लेकिन भाई साहब 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो रियलिटी में आपको क्या बता रहा हूँ, रियलिटी ये है, तो उसके तो भी तो दिमाग में यही होगा कि भाई मैं 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ और मेरे काट पीट के 95 क्वेश्चन बन रहे हैं। आप अपने कॉमन सेंस से मुझे एक बात बताओ, क्या ये अटेम्प्ट कम है, क्या ये स्कोर कम है? किसी के बारे में मत सोचो, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ अपने दिमाग से जो सोचो, भाई 120 क्वेश्चन बंदे ने अटेम्प्ट किए और 95 काट पीट के बन रहे हैं, क्या ये स्कोर बेकार है? मैं आपसे पूछता हूँ भाई, बोलने में करने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है, और ये रो स्कोर 95 का बहुत अच्छा होता है, और आप जब देखेंगे ना तो यही आपका 95 वाले क्वेश्चन, यही बच्चा आपको 200 प्लस मिलेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद में। आप क्या समझते हैं, जो आपको कट ऑफ बताई जाती है 220 210, आप ये सोचते हैं कि ये बच्चा इतने ही नंबर एग्जाम में लेके आया होगा, या फिर हमें इतने ही क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे तब हमारा सिलेक्शन होगा? वो दोस्तों आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ बन के आती है, लेकिन जो रियलिटी है ना दोस्त, वो ये है, और ये मैं आपको बहुत तगड़ी बात बता रहा हूँ। और जिस बच्चे का ये वाला अटेम्प्ट होगा ना, वो बच्चा दोस्तों एवरेज नहीं होगा, वो अच्छी खासी तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। और मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, लिख के, जिस बच्चे के 95 क्वेश्चन रो मार्क्स ठीक हो गए ना, चाहे वो 5 दिनों की किसी भी शिफ्ट में एग्जाम उसने दिया हो, उसका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है। समय देख के, टाइम देख के लिख लेना। ये बच्चा 95 क्वेश्चन ठीक वाला, ये आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 200 प्लस मार्क्स पर मिलेगा, ठीक है, 200 प्लस मार्क्स पर यही बच्चा आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो बात को समझो, किसी के बहकावे मत आओ, चीज़ें देखो भाई, आपका भी कॉमन सेंस है, भगवान ने आपको भी उतना ही दिमाग दिया है जितना औरों को दिया है। बस बात यह है कि आप लोग अपने आप चीज़ें एनालाइज नहीं करते, औरों की चीज़ों को लेकर दोस्तों सोचते हो, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें जो लगता है, शिफ्ट 1 के अकॉर्डिंग आपको लगभग यहाँ पे 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा शिफ्ट 1 के अंदर, ठीक है। ये श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ 100%, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी बच्चे के शिफ्ट 1 में उसने 90 क्वेश्चन ठीक कर दिए मान के चलो, ठीक है, और उसे 20 नंबर का जो है नॉर्मलाइजेशन मिला, तो 180 नंबर तो उसके वैसे बने, और 20 तो 200 नंबर हो गए या नहीं हो गए, आप खुद बताओ। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। आप ये सोचा करो कि भाई रियलिटी क्या है, उसके ऊपर बात क्या करो ना। आप क्या क्या कहते हैं कि भाई हमने तो जो है इतने क्वेश्चन ठीक कर दिए हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, मेरे साथ वाले ने 130 किए हैं। भाई चीज़ें वो नहीं है, चीज़ें वो होती है कि क्वेश्चन सही कितने हैं। करने के लिए तो दुनिया भाई 150 भी करके आ रही है, और इस चीज़ से आप बच्चे बहुत बोलते हैं कि सर 35 लाख ने, 34 लाख ने, 50 लाख ने, भाई चाहे 1 करोड़ पेपर दे दें, लेकिन भाई जो ये अटैम्प्ट है ना 95 क्वेश्चन का, भाई ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर 1 करोड़ बच्चा भी पेपर देगा ना, तब भी इस बच्चे का सिलेक्शन होगा, गारंटीड है भाई। आप खुद अपने दिमाग से पूछो खुद, क्या ये अटेम्प्ट कम होता है? नहीं दोस्तों, आप जहाँ से तैयारी करते हैं उन्हीं के मॉक टेस्टों को देकर 220 230 नंबर लाते हैं, और फिर ये कहते हैं कि भाई नीति तो ईजिली आ जाते हैं। भाई रैंडमली किसी भी एग्ज़ाम को देना, वो भी एग्ज़ाम पैटर्न जो आपने देखा नहीं है, आपके लिए न्यू है, उसमें बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर हम दोस्तों शिफ्ट 2 की बात कर लें, ठीक है, तो शिफ्ट 2 में भी लगभग दोस्तों 15 से 18 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा पहले दिन, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड डे की बात करें, तो भाई देखो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल तो सेम ही चल रहा था, मॉडरेट था, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या रही है कि इस बार की पेपर बनाने वाले ने बहुत अच्छे तरीके से पेपर सेट किया है, सेम चीज़ें रही हैं, लेवल भी लगभग बराबर ही रहा है, ठीक है। तो लगभग देखिए, अब वो जो सिर्फ पहला दिन था उसमें क्या चीज़ें थी एक्स्ट्रा, वो मैंने आपको बताई, क्योंकि पहले दिन उन्होंने पेपर फेस किया था। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, अब बच्चों को जो ये शिफ्ट 1 वाला था, इसे पैटर्न के बारे में पता लग चुका था एक्चुअली में, कैसा पेपर आ रहा है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन ईजिली आ रहे हैं, कितने मॉडरेट आ रहे हैं, कैसे मुझे अटैम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें इस बच्चे ने अपना जो है प्लान कर लिया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों शिफ्ट 1 में 24 तारीख वाले में लगभग 10 से लगभग 14 नंबर के आसपास आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट 2 की अगर बात कर लें हम, ठीक है,
तो भाई शिफ्ट 2 में लगभग 10 से 12 नंबर के आसपास का इसी तरीके से रहेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो 25 अगस्त की जो शिफ्ट थी उसमें ये माना गया है कि भाई आपकी जो शिफ्ट थी ना वो थोड़ी सी इसका लेवल अप हुआ था जो मैथ के क्वेश्चन थे, ठीक है, क्योंकि मैथ के 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे थे जो कि उन्हें छोड़ना ही पड़ा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं औरों के मुकाबले तो 25 तारीख में कहीं ना कहीं जो अटेम्प्ट है वो डाउन हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग ज़्यादा नहीं तो 5 से 7 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन लेके चलना, ठीक है। और यहाँ पर भी दोस्तों 5 क्वेश्चन के आसपास का, ठीक है। तो शिफ्ट जो यहाँ पर 25 तारीख थी इसमें ऐसा देखा गया था। 30 की बात करें तो 30 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी बताई जा रही है कि अब तक जो है सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट इसी के अंदर हुए हैं, ठीक है। तो सबसे जो कम नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए आपको मिलेगा वो यहीं पर देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। वो कितना होगा वो देख लेना, जहाँ तक है 2 से 4 क्वेश्चन तक ही दोस्तों यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 31 तारीख की अगर बात करें तो 31 तारीख का भी पेपर लगभग मॉडरेट ही था, लेकिन भाई इसमें नॉर्मलाइजेशन औरों के शिफ्ट के मुकाबले थोड़ा कम ले लेगा क्योंकि लास्ट होज में पहुँच जाती है और लास्ट वाले को इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता। फिर भी जो है 2-3 क्वेश्चन तक का यहाँ पर दोनों शिफ्टों को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी भाई जितना हमें देखने के लिए मैंने वो आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, ठीक है बेसिकली, और जो होगा वो पता चल जाएगा। बाकी जो है मॉडरेट लेवल सभी का रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है रो मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन, ये दो चीज़ अलग अलग होती है। ये तो दोस्तों वो होता है कि आप जो एग्ज़ाम करके आए हैं उसमें आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। मान के चलो आपका जो रो स्कोर बन रहा है वो 90 क्वेश्चन बन रहा है, यानी 180 नंबर प्लस आपको नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर मिल गए, तो आपके कितने नंबर हो गए दोस्तों? 200 हुए, नहीं हुए? तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो हम यहाँ पर सेव स्कोर आपको बताते हैं वो आपका रो मार्क्स पर बताते हैं। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी लग जाए तो 30 नंबर भी बढ़ जाए, और ऐसा 2018 में हुआ था भाई, 30-30 नंबर तक बच्चों को वहाँ पर मिले थे, ठीक है। उस तरीके से फिजिकल के लिए कट ऑफ को लेकर बात हम अगर करते हैं, ठीक है, तो बात को थोड़ा सा समझ लेना कि भाई फिजिकल में लगभग 3 गुना बच्चों को यहाँ पर पास किया जाएगा। वैकेंसी आपकी है लगभग 60,244। अगर इसे आप गुना 3 करोगे तो ये लगभग 1,80,000 के आसपास बनता है, ठीक है। बताया जा रहा है कि भाई 34 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर कंपटीशन देखें फिजिकल और डीवी के लिए, ठीक है, तो पीएसटी और डीवी में 3 गुना बच्चा अगर पास होगा तो भाई एक सीट पर जो कंपटीशन बन रहा है फिजिकल के लिए वो 19 कैंडिडेट्स का यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, यानी 19 बच्चों में से हर 19 बच्चों में से एक बच्चा फिजिकल के लिए और डीपी के लिए दोस्तों जाने वाला है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर देखा जाए तो अगर हम मेन बात कर लेते हैं अब कि भाई अब आप बोलोगे कुछ कि वो तो चाहे कितने भी गुना पास हो जाएं बच्चे तो उतने ही पास होंगे, ऐसे ही बोलते हैं भाई। लेकिन यार एक बात बताओ, अगर आपको मौका मिल रहा है चीज़ों को लेके तो जाइए यार। उसके अलावा हम अभी फाइनल का आंकड़ा नहीं दे सकते, फिजिकल का ही दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई फिजिकल के ऊपर डिपेंड है कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी और कैसे कैसे होगा। तो अभी जनरल कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट, मैं रो मार्क्स पर बात कर रहा हूँ, कट ऑफ पर नहीं कर रहा, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी में आता है और जिसका स्कोर 95 क्वेश्चन के आसपास ठीक बन रहा है वो फिजिकल में जाएगा। लिख के रख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ओबीसी की बात करूं तो लगभग 92 क्वेश्चन वाला, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग सेम डाटा रहता है, ठीक है, 90 और 90 या 92 ओबीसी वाला और ईडब्ल्यूएस वाला चला जाएगा। एससी की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको 85 क्वेश्चन अगर आपके ठीक बन रहे हैं तो आप फिजिकल में जाओगे। अगर एसटी की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो एसटी वाला बंदा लगभग आप ये मान के चलो 80 या 78 क्वेश्चन वाला भी फिजिकल में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके रो मार्क्स इतने हैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद तो ये बढ़ जाएगा, ये जो आपको 95 वाला ये 200 पार दिखाई देगा, ये हो सकता है 90 वाला भी 200 पार दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तो अभी मैं आपको रो मार्क्स बता रहा हूँ, और रो मार्क्स का मतलब होता है जो आप पेपर दे के आए हैं काट पीट के आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी करना, ये कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है। अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा
तब जाके आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी होंगी। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है आपको हर चीज़ समझाने की। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, एक भाई की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ से, सारी चीज़ें से सहमति दे सकें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें। और भाई जितने भी साथी हैं जिनके इतना डाटा बन रहा है, वो सभी अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, बिना कुछ सोचे समझे। कहीं ऐसा ना हो बाद में फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। तो दोस्तों चैनल अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा लेना और प्रेस कर लेना बेल आइकन को, जिससे आपको जितनी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल या जितनी भी भर्तियां आती हैं जैसे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी की अपडेट मैं देता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।